Hello students, today our topic is cytoskeleton and इसके साथ ही साइटोस्केलेटन के साथ जुड़े हुए दूसरे टॉपिक हैं जैसे कि सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल and cilia and flagella. Today we are going to discuss all of these topic. हम इन सभी को जो है वो आज डिस्कस करेंगे. First of all, cytoskeleton. Cytoskeleton is nothing but just these are the filamentous proteinaceous structures. मतलब फिलामेंट धागों की तरह लंबे लंबे स्ट्रक्चर प्रोटीन के बने हुए विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, जो हमारे साइटोप्लाज्म के बीच में पाए जाते हैं, दे आर नोन एज साइटोस्केलेटन. इसका कोई डायग्राम नहीं है. ये जो हमारी सेल है, ओके, सेल के बीच में ऑल ओवर ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो है, ये प्रोटीन के बने हुए फिलामेंट्स, लंबे लंबे धागे जो हैं वो पूरे साइटोप्लाज्म के बीच में पाए जाते हैं. इनको हम लोग साइटोस्केलेटन बोलते हैं. ये किस चीज के बने होते हैं? जैसे कि मैंने बोला प्रोटीनेशियस, तो ये प्रोटीन के बने होते हैं. किस चीज के बने होते हैं? प्रोटीन. खासकर जो अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन है उसके जो है ये बने होते हैं. अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन ये प्रोटीन है that leads to the formation of this is responsible for the formation of cytoskeleton in the cytoplasm of the cell. And इसके फंक्शन की बात करते हैं कि ये क्या काम करता है. तो सबसे पहले they are responsible to provide, जैसे कि इनका नाम है साइटोस्केलेटन, जैसे हमारे बीच में जो स्केलेटन है that provide the support to the cell. तो ये भी जो है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? they are providing the support to the cell and they are also responsible for the मोबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस. मोबिलिटी कि जो डिफरेंट सब्सटेंसेस जो इधर से उधर मूव करते हैं, मोबिलिटी ऑफ द सब्सटेंसेस उसके लिए रिस्पांसिबल होते हैं. तो दीज आर द वेरियस फंक्शन. मतलब ये इसका मेन फंक्शन जो सपोर्ट प्रोवाइड करवाना एंड मोबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस. और थर्ड एक हम जो है उसका फंक्शन इसके बीच में कर लेते हैं, दैट इज द दे आर रिस्पांसिबल फॉर द they are the constituents of many cell organelles. जैसे हम सीलिया, फ्लैजिला या सेंट्रियोल जो है वो अभी पढ़ेंगे, तो उसके बीच में भी जो है ये these microtubules या माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं. Now the next cell organelles जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, that is the centrosome and centrioles. मैं तो इसको मिटा देता हूँ. आपके एनसीईआरटी की बुक में इस प्रकार से है. कुछ एक बुक्स अगर मैं सिर्फ सेंट्रियोल ही हो सकता है लिखा हुआ तो कंफ्यूज नहीं करना है. सेंट्रियोल एक्चुअली जो सेंट्रोसोम है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ, सेंट्रोसोम इज फॉर्म्ड ऑफ नंबर 1 2 सेंट्रियोल्स. 2 each centrosome is formed of 2 centrioles which is lying at right angle to the each other. अच्छा, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल होता कहां पर है? सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया कि एनिमल सेल ओनली. ये सेंट्रियोल is present only in the animal cell except a few motile plant cells. कुछ एक जो प्लांट्स होते हैं जैसे उनके जूस्पोर वगैरह उनके बीच में बनते हैं, तो उनके बीच में भी ये सेंट्रियोल जो है वो प्रेजेंट होता है. लेकिन जो मैक्सिमम जो एनिमल सेल्स होते हैं सभी के सभी, उनके बीच में ये सेंट्रियोल पाया जाता है. तो ये जो सेंट्रोसोम है ये किस चीज का बना है? इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 सेंट्रियोल. इसके बीच में 2 सेंट्रियोल होंगे एंड अराउंड these centrioles they are lying at the right angle to each other and around these centrioles, इन centrioles के चारों तरफ जो है एक amorphous pericentriolar material is present around these centriole. अगर ये centriole में इस प्रकार से बना रहा हूँ तो इनके चारों तरफ जो है वो एक amorphous gel like substances which is present around them, that is known as a, उसको जो है वो हम लोग सेंट्रोस्फीयर, दैट इज नोन एज अ सेंट्रोस्फीयर.
centrosphere. That is known as centrosphere. Both of these structures. Okay. अब ये 2 centriole जो हैं, they are also known as a diplosome. इनके लिए एक टर्म दी जाती है diplosome. And these 2 structures collectively known as a centrosome. इन 2 स्ट्रक्चर्स को हम लोग एक साथ जो टर्म यूज करते हैं, दैट इज द सेंट्रोसोम. तो हम ये बोल सकते हैं कि सेंट्रोसोम जो है वो किस चीज के बने हुए हैं? सेंट्रोसोम जो है वो बना हुआ है 2 सेंट्रियोल का. ओके. हम उन 2 सेंट्रियोल के लिए अगर एक टर्म यूज करनी हो तो उसको हम डिप्लोसोम बोलेंगे. एंड उस सेंट्रियोल 2 सेंट्रियोल या डिप्लोसोम के चारों तरफ एक कलरलेस सा थोड़ा सा एक मटेरियल आप लोगों को देखने को मिलेगा. वो अमोर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल होता है. उसको जो है हम लोग सेंट्रोस्फीयर यूज करते हैं. ये सेंट्रोस्फीयर जो है वो प्रेजेंट होंगे. अब इन दोनों चीजों को यहाँ से यहाँ ये सेंट्रोस्फीयर और बीच में जो सेंट्रियोल भी हम लोगों ने इंक्लूड किए, देन कलेक्टिव टर्म इज गिवन टू देम, दैट इज द सेंट्रोस. Now let's discuss the structure of a centriole. अगर हम एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करते हैं, then this centriole is composed of microtubules. ये जो एक सेंट्रियोल is composed of 9 microtubules. एक सेंट्रियोल जो है वो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स का radially arranged 9 microtubules. One centriole is composed of a radially arranged, एक गोले के बीच में अरेंज होते हैं 9 microtubules. ओके. साथ में हम यहाँ बनाएंगे भी. And they are the membraneless structure. के चारों तरफ किसी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होती है. तो इस प्रकार से ये 9 पार्ट्स इक्वली आप जो है वो बनाएंगे. एंड देन जैसे कि मैंने बोला, ये सेंट्रियोल किस चीज के बने हुए हैं? 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स which are radially arranged, and each microtubule is further formed of, जो एक माइक्रोट्यूब्यूल, each microtubule is further formed of 3 subtubules. ओके. तो किस प्रकार से हम यहाँ पर इसको बनाएंगे? इस प्रकार से. The 3 subtubules, they are the A, B and C. This is the one microtubule. एक माइक्रोट्यूब्यूल, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो 3 सबट्यूब्यूल्स का बना हुआ है, A, B and C. A, B and C. A जो सबट्यूब्यूल है, these पहले मैं इसके कंस्टिट्यूएंट बना लेता हूं. These subtubules, they are further composed of protofilaments. ये जो सबट्यूब्यूल्स होते हैं, ये फर्दर छोटे भागों के बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोटोफिलामेंट्स. तो जो ए सबट्यूब्यूल है, दैट इज कंप्लीटली सर्कुलर. वो पूरा जो है वो एंड पूरा का पूरा जो है वो सर्कुलर होता है, कंप्लीटली फॉर्म्ड होता है, एंड इज फॉर्म्ड ऑफ, ए सबट्यूब्यूल जो है वो 13 प्रोटोफिलामेंट्स का बना होता है. आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं है ये चीजें. ओके. तो इस प्रकार से ये अरेंज्ड होते हैं. ए जो है वो कितनी का 13 प्रोटोफिलामेंट्स का बना हुआ है.
बी जो है वो इनकम्प्लीट होता है सी शेप। जैसे आप देख रहे हैं कि ये ए, ये हमने कंप्लीट रिंग बनाई, इसके बाद जो बी और सी है ये इनकम्प्लीट होती है, सी शेप्ड होती है, एंड इज कंपोज्ड ऑफ, ईच वन इज कंपोज्ड ऑफ 10 प्रोटोफिलामेंट्स। यहाँ से जैसे यहाँ पर बना रहा हूँ, ये ए, ये कंप्लीट है, ओके। ए के साथ बी जुड़ा हुआ है, ये सी शेप्ड है, ये 10, यहाँ पर 13, और जो सी बी के साथ सी जुड़ा हुआ है ये भी जो है वो सी शेप्ड होते हैं, दोनों ये इनकम्प्लीट होते हैं ये रिंग, इसलिए ये 10 प्रोटोफिलामेंट्स के बने होते हैं। तो इस प्रकार से दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इन विच द सबट्यूब्यूल्स दे आर अरेंज्ड इन द पेरिफेरी ऑफ सेंट्रियोल एंड द center of this centriole is occupied just only with a proteinaceous material which is known as the hub. ये जो central का portion है इसको हम hub बोलते हैं, and it is nothing but only a proteinaceous material के प्रोटीन का बना हुआ यहाँ पर जो है वो कुछ मटेरियल होता है जिसको हम हब कहते हैं, and this centrally located proteinaceous material is connected to each of the microtubule by a proteinaceous substance thickening। जो proteinaceous प्रोटीन की बनी हुई थिकनिंग होती है उसी से जो है वो हर एक जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो कनेक्टेड होता है, एंड दिस इलोंगेटेड स्ट्रक्चर इज नोन एज, इसको जो है हम लोग स्पोक बोलते हैं, okay। So because of this type of arrangement the structure of centriole is 9+0। जो सेंट्रियोल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, 9+0, because 9 मतलब 9 जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं they are arranged in the periphery and there is no centriole, there is no microtubule in the center of this centriole, so its structure is 9+0 and its structure is, जो इसके स्ट्रक्चर की जो शेप होती है that is the cart wheel shape। कार्ट व्हील मतलब जैसे वो छकड़ा होता है हमारा जो सामान ढोने के लिए काम, एक बड़ा सा पहिया पुराने जमाने में लगाया होता है, उसकी तरह इसका स्ट्रक्चर है, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर। नाउ जो नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गेनेल है that is the cilia and flagella। Cilia and flagella, these structures, these are the hair-like outgrowths that arise from the plasma membrane। ये hair-like outgrowths होती हैं cilia and flagella, and फर्क ये है कि cilia they are smaller in size, they are smaller in size, and the flagella they are very longer as compared to that of the cilia, and they are both of they are helpful in the locomotion of the cells। खासकर जो हमारी यूनिसेलुलर सेल्स होते हैं, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह, एंड दे आर बैक्टीरिया से they are also present in the प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, दोनों जगह पर होते हैं cilia और flagella। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जब हमने बैक्टीरिया का सेल किया था मैंने उसका कहा था, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक cell they are of 9+0 structure, and in case of a eukaryotic cell 9+2, their arrangement of the microtubules in it is 9+2 type, so their structure in eukaryotic cell is the 9+2 type। तो ये तो हो गया इसका जनरल cilia और flagella के बारे में। काम क्या करते हैं, ये लोकोमोशन के लिए जो है वो हेल्पफुल है। इन सम केसेस जो फ्लैजिला है that also cilia and flagella also helpful for the feeding in some animals। ये उसके जो फूड की जो अरेंजमेंट है उसके लिए भी जो है वो हेल्पफुल होते हैं। नाउ द स्ट्रक्चर, अगर हम बात करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ cilia and flagella, सबसे पहले these are the membranous structure। जो cilia
और फ्लैजेला होते हैं, इनके चारों तरफ जो है दे आर सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, लेकिन सेंट्रियोल के बीच में वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं थी, लेकिन इनके चारों तरफ जो है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इनका जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, सेल के बीच में दिस इज द 9 का स्ट्रक्चर। दे आर कंपोज्ड ऑफ, जैसे कि मैंने बोला, अ सेंट्रल कोर, जितने जो हमारा फ्लैजेला है, अगर हम चाहे सीलिया की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको फ्लैजेला है हमारा, ये सीलिया है। तो जो आउटर कवरिंग है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमने बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड इट्स सेंट्रल पोर्शन, its central portion which is known as the axoneme, this one, ये है axoneme, that remains surrounded by this plasma membrane. ये जो axoneme होता है, that can show the radial arrangement of the microtubules. हम इसके अंदर एक बाहर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई और इसके अंदर there is the arrangement of these microtubules, and there are the 9. अब यहाँ पर हम लोग साइड में इसको बनाते हैं, इसकी कंपोजिशन टोटल जो है वो 11 microtubules, 11 microtubules. Out of these 11 microtubules, the 9 they are present in the periphery, which are the right radially arranged, 9 periphery, and 2 they are present in the center. They are the located centrally located. They are present in the center. तो जो and जो peripheral microtubules होते हैं, they are present in doublet form. Only 2. They are composed of only 2 subtubules, A and B. तो हम यहाँ पर वैसे ही बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. यहाँ पर they are composed of only 2 subtubule A and B. A subtubule is again composed of 13 protofilaments and B is composed of 10 protofilaments. इसमें भी वही A जो है वो complete होगा, B जो है वो incomplete है. And जो they are microtubules, they are further composed of, और मैंने इसके बारे में बता दिया आपको पहले, protofilaments. And the microtubules which are arranged in the center, they remain surrounded by a proteinaceous sheath. इसके चारों तरफ जो है वो क्या होती है, एक प्रोटीन की बनी हुई शीट जो है वो इसको घेर करके रखती है, which is known as a central sheath जो है वो हम लोग उसको बोलते हैं. ओके, और ये इनको सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल हम लोग कहेंगे. Central sheath, they are surrounded by a central sheath, and the microtubules which are present in the center, they are interconnected with each other. वो एक दूसरे के साथ जो हैं वो जुड़े रहते हैं with the help of this cross bridge. Okay, these are the central sheath. Central sheath. ठीक है, these are the proteinaceous substance. ये शीट जो है प्रोटीन के बने हुए substances होते हैं which surround these the centrally located microtubules. And this central sheath that remain connected with this spoke, radial spoke इनको हम लोग कहते हैं, which make a connection in between the central sheath and the
रेडियली अरेंज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनके बीच में एक कनेक्शन जो है वो ये बना करके रखती है। These spokes are nothing but the प्रोटीन डेंस मटेरियल, प्रोटीन का बना हुआ जो है वो डेंस मटेरियल होता है जिसकी जो है ये स्पोक्स बनी होती है। अब आपके एनसीईआरटी की बुक में आपको बड़ा लिमिटेड सा है, इसका जो बिल्कुल पूरा डिटेल स्ट्रक्चर नहीं है। एंड ईच ऑफ दिस, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, they are arranged, they are interconnected with each other with the help of a double bridge। तो हर एक जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं which are radially arranged, they are interconnected with each other, ये भी एक दूसरे के साथ जो हैं वो जुड़े रहते हैं with the help of a double bridge। इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा सीलिया और फ्लैजिला का, दिस इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर। आप जब हायर क्लासेस में थोड़ा पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जो है वो आप देखने को मिलेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से जो है वो एक दूसरे के साथ ये जुड़े होते हैं। मेरे हिसाब से जब हम लोगों ने जो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर अभी पढ़ा तो एक चीज हम लोग भूल गए कि जैसे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं इन द सेंट्रियोल, मैं जल्दी से उसको एक भी बनाऊंगा यहाँ पर। सेंट्रियोल के बीच में ईच ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं ये भी आपस में जुड़े होते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ डेंस मटेरियल व्हिच इज नोन एज AC limiter। इन केस ऑफ ये आप सेंट्रोसोम के बीच में करेंगे, जो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा उसके बीच में आप करेंगे कि ये ए सबट्यूब्यूल है, ये सी है, ये ए है और ये सी है, हर एक का ए और सी आपस में जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ ए थिक डेंस मटेरियल व्हिच इज नोन एज AC limiter। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। इनके फंक्शन भी मैंने आपको बता दिए। सीलिया और फ्लैजिला जो है they arise from the basal bodies whose structure is similar to that of the centriole and present below the plasma membrane। मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान करके चलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे ये दिस इज द बेसल बॉडी, क्या बोलते हैं इसको, बेसल बॉडी, जहां से ये सीलिया और फ्लैजिला जो है वो अराइज होते हैं। जो बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो 9+0 होता है, सिमिलर टू दैट ऑफ द सेंट्रियोल, जैसा हमने सेंट्रियोल के बीच में पढ़ा। तो दिस इज ऑल अबाउट द साइटोस्केलेटन एंड cilia and flagella and centriole। सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ओके, तो थैंक यू।